जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका उड़ान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने कल स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, स्वरों को पूर्णतः से उनके बारे में समझा अच्छी तरह से और उनको समाप्त किया। आगे हम चलते हैं वर्णमाला के सेकंड वेद पे, जिसका नाम है व्यंजन। आज हम व्यंजनों के बारे में पूर्णतः से बड़ी गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, जिससे आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन रह ना पाए। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज व्यंजन। ठीक है ना, वर्णमाला का दूसरा भेद। तो व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो व्यंजन, तो व्यंजन को क्या कहते हैं? हम हलवी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हलवी कहते हैं। ये व्यंजन वर्ड या हल वर्ड के नाम से पेपर में आ सकता है। तो व्यंजन कहते किसे हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी किसकी सहायता से होता है? तो आपसे पूछा हो जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे क्या है कि व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन या मानक व्यंजन। क्या पूछेगा कि मूल व्यंजनों की संख्या या मानक व्यंजनों की संख्या? तो कितनी होती है? 33 होती है। मूल व्यंजन या मानक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आगे क्या है? तो हमारे 33 कैसे होते हैं? तो ये हमारे क्या है? ये वर्ग हैं। क्या? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो जैसे अपन वर्गों को याद करेंगे तो कैसे करेंगे? क, च, ट, त, प। ये क्या हो गया? तो क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो 5 5 5 5 तो कितने हुए? पचम 25। कितने हो गए? पचम 25। 25 तो हमारे कैसे हो गए? स्पर्शी व्यंजन। प्लस 4 कौन से हमारे? अंतस्थ व्यंजन। 4 कौन से हमारे? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। और 4 कौन से होते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन। 4 कौन से होते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन। तो कितने होगा टोटल? 25 4 29 और 4 33। कितने हो गए? 33। तो अगर पूछा जाएगा कि बताइए मूल व्यंजन या मानक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वो पूछेगा आपसे कि बताइए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे अपन चलते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, 4 क्या हो गए? अंतस्थ। 4 क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। इनमें कौन कौन सा आता है? य, र, ल हुआ। और इसमें कौन सा आता है? स, स, ह। ठीक है ना। अगला पॉइंट बनता है आपका क्या? अगला बनता है कि उच्चारण के आधार पर, क्या? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है हमारी? 35। कितनी है? 35। इसमें क्या? 33 हमारे मूल व्यंजन, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन। हाँ, तो कितनी होती है हमारे? 35 वर्ड। कितने होते हैं टोटल हमारे? 35 वर्ड। यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 35। लेकिन ये 2 वर्ड जो किसने माने हैं? तो उच्चारण के आधार पर आरेंद्र शर्मा ने। किसने माने हैं? आरेंद्र शर्मा ने माने हैं। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजनों में द्विगुण व्यंजनों को किसने जोड़ा है? तो आरेंद्र शर्मा ने जोड़ा है। कोई दिक्कत? तो पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी? 35। मूल व्यंजन कितने? 33 और 2 द्विगुण व्यंजन। अगर ऐसे पूछा जाए कि आरेंद्र शर्मा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी, तब भी हमें कितनी लगानी है? 35 लगानी है।
आगे कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है 40, कोष्टक में क्या है 39। क्यों है, देखिए पहला हमें फर्स्ट तो ये लगाना है और सेकंड वाला ऑप्शन क्या लगाना है हमें ये। क्यों, क्योंकि सेकंड में क्या होता है, कोई विशिष्ट व्यंजन को मानता है कोई नहीं मानता है। तो यदि पहला ऑप्शन क्या है 40, तो क्योंकि विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया है अभी हाल ही में, तो हम कितने हो गए व्यंजन टोटल 40 हो गए। अगर 40 ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या लगाना है 39 लगाना है। तो मूल व्यंजन कितने 33, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 2 कितने, एक कितना हमारा विशिष्ट व्यंजन। तो 33 4 कितने हो गए 37, 2 कितने हो गए 29, सॉरी 39 और एक कितना हो गया 40, कितने हो गए 40। यदि इसको नहीं जोड़ते हम तो कितने होंगे फिर 39 वर्ड होंगे। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 40 या 39। अगर दोनों ऑप्शन में तब भी हमें 40 लगाना है, और अगर 40 ना ऑप्शन में हो तब हमें जाके क्या लगाना है 39 लगाना है। यदि वो पूछा जाए कि विशिष्ट व्यंजन को छोड़कर कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तब हमें कितनी लगानी है 39 लगानी है। कोई दिक्कत। अगला क्या है, ये देखो कैसे, 4 तो क्या होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कैसे, जो हमारे क्षेत्र ज्ञा हैं ये दो वर्णों के मिल से मिलते हैं। जैसे क और स से मिलकर क क्या बनता है, तो हमारा ये बनता है छाछत्री। त और र से मिलकर क्या बनता है, तो त्र बनता है। ज और य से मिलकर क्या बनता है, तो ज्ञा बनता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं ज्ञाज्ञानी। तो हम इसका उच्चारण ही गलत करते हैं, इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए ज्ञ, क्योंकि इसको ज और इसको यहाँ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा ज्ञ, ठीक है ना। और ये क्या हमारा श्र, ये क्या हमारा श्र। तो हमारे संयुक्त वर्ण कैसे है 4, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जाता है कि बताइए छाछत्री किन दो वर्णों से मिलकर बनी है, तो क प्लस स। इस बात को ध्यान रखना कि क इसमें कैसा है आधा और स कैसा है इसमें पूरा। तो आपको ऑप्शन आगे पीछे करके वर्णों को देता है, तो आपको ध्यान ध्यान रखना है कि जितने भी संयुक्त व्यंजन है उनमें जो आगे वाले वर्ड है वो सब के सब कैसे हैं आधे हैं, और पीछे वाले वर्ड कैसे हैं सब के सब पूरे हैं। कोई दिक्कत यहां तक। आगे देखते हैं अपन। देखिए आगे क्या है द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है 2। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों 2, ठीक है ना। और विशिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है 1। यानी इसका जो आकार होता है वो इस तरह का होता है। और ओ ज और फ, ओ ज और फ ये कैसे हमारे आगत वर्ण है। कैसे है ये हमारे आगत वर्ण है, जो विदेशी लोगों के आने जाने से हमारी हिंदी भाषा के प्रचलन में आ गए, लिखने में आ गए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं आगत वर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन के भेद, यानी व्यंजन के मुख्य कितने भेद है 3। किसके आधार पर, तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर आपसे पूछा जाए कि बताइए किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्यंजन के कितने भेद है, या व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, कितने प्रकार में बांटा गया है, तो हम कितने कहेंगे 3। मुख्य भी कितने 3, लेकिन सामान्य तौर पर 4 और 5 भी होते हैं, लेकिन हमें हर हाल में इसी ऑप्शन पर जाना है, इन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला अगर हम इसको बांटना चाहें तो देखिए जैसे हमने देखा तो स्पर्शी वर्गीय उदित या स्पृष्ट व्यंजन, यानी क्या कह रहा है वो कि स्पर्शी वर्गीय उदित या स्पृष्ट व्यंजन, यानी स्पर्श के ता के आधार पर इन्होंने बांटा है। तो इसके कितने नाम है, इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, इसको उदित व्यंजन भी बोलते हैं, इसको स्पृष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 25, जो कि
मैंने बताया था पांचों वर्ग है, पांचों वर्गों के कितने हर वर्ग में कितने पांच पांच वर्ड हैं। तो पहला तो अपना ए ऑप्शन रहेगा हर हाल में, और सेकंड वाला क्या रहेगा हमारा 27, क्योंकि इसमें क्या दो गुण जो द्विगुण व्यंजन है उनको भी जोड़ दिया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर भी मैंने नोट कर दिया है, देखिए जैसे ये हमारे 3 वर्ग है, ऊपर 2 वर्ग निकल चुके हैं। तो देखिए इसमें टोटल व्यंजन की संख्या कितनी थी, 25 प्लस 2 द्विगुण व्यंजन को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है, टोटल 27 व्यंजन हो जाते हैं। तो हमें पहला क्या लगाना है 25 और दूसरा क्या लगाना है हमें दोस्तों 27 लगा के आना है। अगला क्या है नंबर 2, किसके आधार पर, नंबर 2 वर्गीकरण क्या है हमारा, तो अंतस्थ या यड़ व्यंजन, अंतस्थ या यड़ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी दोस्तों 4। यड़ व्यंजन इनको क्यों कह रहे हैं कि आपको पता है यह और वह, यह और वह जो 2 वर्ड है ना कौन कौन से, एक तो यह और ये वह, ये क्या है हमारे यड़ संधि में, यड़ संधि में प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं, यड़ संधि में प्रयोग होते हैं, यड़ संधि में क्या होते हैं ये प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको हम यड़ व्यंजन भी कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो देखिए जो व्यंजन स्वर एवं व्यंजनों के मध्य या मध्यस्थता रखते हैं, जो व्यंजन स्वर एवं व्यंजनों के मध्य क्या रखते हैं, मध्यस्थता रखते हैं, उनके बीच संबंध रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ या यड़ व्यंजन कहते हैं। यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों से अपना संबंध बनाकर रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यड़ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कोई दिक्कत आता है दोस्तों। आगे अगर देखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में और, तो क्या है देखिए, तो यह वह, यह और वह ये किसमें काउंट होते हैं, अर्ध स्वर में होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, आपसे एग्जाम क्या पूछ ले जाएगा कि निम्न में से अर्ध स्वर किसे माना जाता है या निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। तो यह और वह को क्या कहा जाता है दोस्तों, अर्ध स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, संघर्ष विहीन, विहीन का मतलब होता है नहीं, जिनमें संघर्ष नहीं होता हो, उच्चारण करने में संघर्ष ना करना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, संघर्ष विहीन वर्ण भी कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो हमारे अर्ध स्वर यह और वह है, और इनको क्या कहा जाता है, संघर्ष विहीन वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है र, तो आपसे र को किस किस नामों से जाना जाता है, तो र को क्या क्या कहा जाता है, प्रकंपित लुंठित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकंपित लुंठित और व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि बताइए निम्न में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है, निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है, ठीक है ना। तो जब हम र को बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है ना उसमें कंपन होता है, जैसे र र, तो ऐसे हलती है जैसे कंपन हो रहा हो, ठीक है ना। लुंठित क्यों कह रहे हैं, तो जब हम र को बोलते तो हमारी जीभ क्या होती है, लुढ़क सी जाती है, तो र ऐसे हो जाती है, ऐसे नब जाती है, ठीक है ना। तो र को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, प्रकंपित या लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद यदि हम बात करें ल के बारे में, ल के बारे में यदि हम बात करें तो पार्श्विक, ल को किन किन नामों से जाना जाता है, पार्श्विक, उसके बाद कोमल वर्ण, उसके बाद क्या मधुरतम वर्ण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से पार्श्विक वर्ण क्या है। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, हमारे ये जो मुंह है, हमारे इन दोनों इनसे दोनों से हवा रगड़ कर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जैसे ल ल ल, तो यहाँ से हवा निकल के पार्श्व से रगड़ कर निकलती है। और ल को क्या कहा जाता है, कोमल वर्ण और मधुरतम वर्ण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए निम्न में से मधुरतम वर्ण कौन सा है या कोमल वर्ण कौन सा है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए आगे बात करें तो देखिए ऊष्म या संघर्षी या सल, यानी तीसरा भेद कौन सा है हमारा, तो ऊष्म या संघर्षी या सल या ईषित स्पष्ट या विव्रत व्यंजन, इनको विव्रत भी कहा गया है। ठीक है ना। तो देखो ऊष्म, संघर्षी, सल या स्पष्ट या विव्रत, कितनी संख्या इनकी, चार। स और ह, कौन कौन से, श श श ह। ठीक है ना। तो ह को क्या कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जाने तो ह को काकल वर्ण भी कहा जाता है। ह को क्या कहा जाता है, काकल वर्ण भी कहा जाता है। और ह को क्या कहा जाता है, स्वर तंत्रीय वर्ण भी या अली जीवा वर्ण भी कहा जाता है। क्या, हको काकल्य वर्ण, क्या हको काकल्य वर्ण, स्वर तंत्रीय वर्ण या अली जीवा वर्ण। ठीक है ना। या और दूसरी बात इसको भी ध्यान रखना, ह जो है वो वर्णमाला का, क्या है, वर्णमाला का, ह क्या है, वर्णमाला का, थोड़ा सा गलती हो गई है। तो ह जो है वो वर्णमाला का कैसा है, अंतिम वर्ण। क्या है, अंतिम वर्ण। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो कौन सा है हमारा, ह। और ह को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण या स्वर तंत्र या अली जीवा वर्ण भी कहा जाता है। अगर हम आगे देखें, जैसे हमने चौथा और पांचवा भेद पढ़ा, तो चौथे के रूप में किसे जाना जाता है, संयुक्त मिश्रित वर्ण को, संयुक्त या मिश्रित वर्ण को, किसको, संयुक्त या मिश्रित वर्ण को। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हमारे, तो चार है, छ त्र ज्ञ और श्र। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क प्लस स से मिलकर क्या बनता है हमारा, ये बनता है चाछत्री यानी छ। और त्र प्लस र से मिलकर क्या बनता है हमारा, तो त्र बनता है। ज प्लस य से मिलकर क्या बनता है हमारा, ज्ञ। और श और र से मिलकर क्या बनता है हमारा, श्र बनता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक तो पूछा जाएगा। संयुक्त या मिश्रित वर्ण की संख्या कितनी, तो चार। ठीक है ना। क्षत्रि किससे मिलकर बना है, तो क प्लस स से। त्र किससे मिलकर बना है, तो त प्लस र से। ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो ज प्लस य से। और स किससे मिलकर बना है, तो स प्लस र से। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे आगे है विशिष्ट वर्ण। यदि विशिष्ट वर्ण को जोड़ दिया जाता है तो ये कौन सा हो जाता है, वर्ण का पांचवा भेद हो जाता है। ठीक है ना। तो विशिष्ट व्यंजन, तो क्या है, इनकी संख्या कितनी है, एक। और इसके बारे में क्या है, केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। केंद्रीय तकनीकी शब्दावली जो आयोग है उसने इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया है। इस वर्ण का जो प्रचलन है वो कहाँ पर होता है, तो मारवाड़ी भाषा में, मराठी भाषा में, किस किस में, मारवाड़ी भाषा में, मराठी भाषा में, ठीक है ना, आपकी हरियाणी भाषा में। ठीक है ना। इस वर्ण का प्रचलन होता है, इस वर्ण का अधिकतर प्रयोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विशिष्ट वर्ण का प्रयोग निम्न में से किन भाषा में होता है, या किस में हुआ है, या किस में होता है, तो मारवाड़ी, मराठी, हरियाणवी भाषा में होता है। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक। अगला क्या है, उच्छिप्त या द्विगुण या विकसित या ताड़नजात या आश्रित। क्या क्या है, हम उच्छिप्त वर्ण के कितने नाम है, तो हम इनको किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, देखिए इसको हम उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, इसको हम द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहते हैं या व्यंजन कहते हैं, इसको हम विकसित वर्ण भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं,
और इसको हम क्या कहते हैं, आश्रित वर्ण भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है आपसे पूछा है, विकसित वर्ण की संख्या कितनी, तो 2। ताड़नजात व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 2। आश्रित वर्णों की संख्या कितनी, 2। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी, 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 2। कौन कौन सी है, ड और ड, ठीक है ना। तो आगे देखिए इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा पढ़ें, आगे समझें, तो देखिए थोड़ा सा, देखिए तो उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उछला या फेंका हुआ, यानी ऐसे उछला, उछालते हैं या उसको फेंकते हैं, वो क्या होता है, उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उछला या फेंका हुआ। पेपर में 1-2 बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, तो संस्कृत भाषा में नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता, तो संस्कृत भाषा में नहीं होता। यह वर्ड हिंदी भाषा के क्या माने जाते हैं, देन कहे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किन वर्णों को हिंदी भाषा की देन कहा गया है या हिंदी भाषा के द्वारा में प्राप्त हुए हैं, तो कौन से हमारे ड और ड, ठीक है ना। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या होता है, मूर्धा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ड ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा होता है। उसके बाद क्या है, आगत या ग्रहित कुल वर्ण, यानी पूछा जाएगा कि बताइए आगत या ग्रहित कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 6। कितनी है, 6, ठीक है ना। जिसमें क्या हमारा 1 स्वर है और 5 व्यंजन है। तो आपसे इससे पूछा जाए कि बताइए आगत या ग्रहित स्वर, आगत या ग्रहित कैसे पूछा जाए आपसे, कि ऐसे पूछा जाए आपसे क्या, आगत या ग्रहित स्वर की संख्या कितनी, तो 1। पूछा जाए आगत या ग्रहित व्यंजन की संख्या, आगत, आगत या ग्रहित व्यंजन की संख्या तो कितनी, 5, और इसकी कितनी, 1। आ रही है दोस्तों समझ में। अगर वो कुल वर्ण पूछे तो हमें 6 लगाना है, अगर वो कुल स्वर पूछे तो 1 लगाना है, कुल व्यंजन पूछे तो 5 लगाना है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में ज और फ ही प्रयोग में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, ज और फ ही प्रयोग में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा ओ है, ओ ये क्या हमारा स्वर है, और बाकी ये क्या हमारे व्यंजन है। और इनके नीचे जो लगा है ये क्या है, नुक्ता, ये क्या है, ये नुक्ता, ठीक है ना। आगे अगर हम देखें और थोड़ा सा, आगे अगर हम देखें तो ओ अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि है, सॉरी ये गलत हो गया है, कैसी है, आगत, आगत ध्वनि है। अ और आ को बीच की ध्वनि है, और अ और आ की क्या है, ये बीच की ध्वनि है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से अ और आ की बीच की ध्वनि कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अ। और क्या अंग्रेजी भाषा की आगत ध्वनि कौन सी है, तो अ, या आगत स्वर कौन सा है, तो अ। कोई दिक्कत, नुक्ता के बारे में मैंने बताया था, तो नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग और व्यंजन के बाद स्वर को लिखने का सुझाव राजा शिव प्रसाद सतारेंद्र ने दिया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्यंजन वर्णों में नुक्ता चिन्ह को लिखने और व्यंजन के बाद जो वर्ण, जैसे वर्ण विक्षेपण करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, राम लिख दिया, तो हम कैसे करेंगे इसका, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये मैंने लिख दिया। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसमें लिखा राम,
तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। तो जो व्यंजन के बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, ये स्वर, ये क्या लिखा हुआ है हमारा स्वर। तो नुक्ता चिन्ह और व्यंजन के बाद स्वर को जो लिखने का सुझाव दिया था वो किसने दिया था, हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे इंद ने। किसने दिया, राजा शिव प्रसाद सितारे इंद ने दिया था। अब आपसे अगर अपन आगे बात करें कि प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने प्रकार या कितने भेद है या कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो देखिए नंबर 1 क्या है, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 16, जिसमें क ख ग घ यानी प्रत्येक वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का, के प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ड। कितने, 4 वर्ड। शुरू के कितने, 4 वर्ड, मतलब क ख ग और घ, यानी कितने, 4 वर्ड। 4 वर्ड क्या होते हैं हमारे, स्पर्श ई व्यंजन होते हैं प्रयत्न के आधार पर। कोई दिक्कत, तो देखो 1 2 3 4 यानी 4 वर्ग है, और 4 वर्गों में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे उसके बाद आता है अपना क्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या, दूसरा भेद क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो च छ ज और झ कितनी होती है, 4। च छ ज और झ। तो स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, च छ ज झ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या क्या, संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी आवाज है वो अधिक गर्म हो जाती है, अधिक गर्म निकलती है या अधिक निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे श श श और ह, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद आता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। इसकी संख्या 1 है, वो क्या है, र। मैंने वहां पर भी कराया था, लेकिन यहाँ पर इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि प्रयत्न के आधार पर पूछेगा तो आपको बताना है कि र कौन सा वर्ड है, तो लुंठित या प्रकंपित वर्ड है। कोई दिक्कत। उसके बाद में पार्श्विक कोमल या मधुर वर्ण किसे कहा जाता है, ल को। इसकी भी संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, संघर्ष विहीन या अर्ध स्वर, यानी जिनमें संघर्ष ना हो, जो आधे स्वर हो, उनकी संख्या कितनी है, 2, यह और वह है। उसके बाद क्या है, 7वां द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 2, ठीक है ना, ड और ड। उसके बाद क्या है, नासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर व्यंजन। क्या है, नासिक या पंचमा अक्षर व्यंजन, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी है, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वो क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। ड य ण न और म, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों, आगे उच्चारण के आधार पर, आगे क्या पढ़ेंगे अपन, उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। तो उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 कंठ है, क ख ग घ ञ अ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ट्रिक भी पहले ही बताई है, अब फिर बता देता हूं मैं आपको। क्या, KTM
KTM 2, KTM 2, ठीक है ना। और तो क्या हो जाएगा हमारा यहां तक KTM 2, KTM 2, ठीक है ना। तो देखो क से क्या हो गया अपना कंठ है, त से तालु, म से मूर्धा, डी से आपका दंत है, ओ से ओष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक के व्यंजन। तो ये किससे बोले जाते हैं? नाक से। यानी जिनको बोलने में हमारी नाक क्रियाशील होती है, नाक पर प्रेशर आता है, थोड़ी सी नाक हमारी बजने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। जैसे ण, ण, य, ण, न और म, जिसमें हमारी जो नाक है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होने लगती है नाक में, ठीक है ना। जो हमारे दो जो ड, न, म, ये है हमारे पांचों के पांचों वर्ड, ये कैसे है हमारे? चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे है? क वर्ग पूरा, क वर्ग पूरा कैसा है? हमारा कंठ है। च वर्ग पूरा कैसा है हमारा? च वर्ग, च वर्ग कैसा है पूरा का पूरा? तालु है। और ट वर्ग कैसा है हमारा पूरा का पूरा? तो मूर्धन्य है। त वर्ग कैसा है हमारा पूरा का पूरा? त वर्ग क्या है? त वर्ग पूरा का पूरा क्या है हमारा? दंत है। और प वर्ग कैसा है हमारा पूरा का पूरा? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है, ठीक है ना। प वर्ग, प वर्ग कैसा पूरा का पूरा? ओष्ठ है, ओष्ठ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वह, जो वह है वो कैसा है? दंतोष्ठ। वह को बोलते हैं हमारी जीभ दांत से भी टकराती है और होठों से ही बोला जाता है। तो ये क्या है पूरा का पूरा हमारा? सॉरी, वह, केवल वह कैसा है हमारा? दंतोष्ठ है। और नासिक क्या है? ये हमारे पंचम वर्ड है, जो वो कैसे हमारे नासिक है, नाक से बोले जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्तों? आगे अब आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, क्या आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा वर्ड द्विस्थानीय है, जो दो स्थानों से उच्चारित होता है? कितने स्थानों से? दो स्थानों से उच्चारित होता है। तो ड, य, ण और म। आपको पता है ये किसका है? क वर्ग का है। किसका है? क वर्ग का है। ये किसका है? क वर्ग का, ठीक है ना। इधर में लिख लो, ये किसका है? तो क वर्ग का, ठीक है। तो क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। लेकिन ये नाक से ही बोला जा रहा है, दो जगह से बोला जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये किससे बोला जाता है? तालु से। ये किससे? तालु से, ठीक है। ये नाक से ही बोला जा रहा है। ये क्या है? मूर्धा से, मूर्धा से, ठीक है ना। और ये क्या है? दंत से। ये क्या है? दंत, दंत्य। और ये क्या है हमारा? ओष्ठ है। प फ ब भ म, ओष्ठ है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जा रहा है? नाक से भी बोला जा रहा है। क्या नासिक वर्ड भी है ये? नासिक, नासिक की भी है। और इनको वहां से ही उच्चार, यानी दो स्थानों से क्या हो रहा है? उच्चरित हो रहे हैं। तो ये कैसे हो गए हमारे? दो स्थानीय वर्ड हो गए। आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्न में से किस वर्ड को दो स्थानों से उच्चरित किया जाता है, या निम्न में से कौन सा वर्ड द्वि स्थानीय है? तो हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद देखो स, र, ल और न। क्या? स, र, ल और न, यानी ये जो वर्ड थे कैसे थे? संस्कृत भाषा में वत्स थे। क्या थे? वत्सर्य थे। कैसे थे? वत्सर। और हिंदी में आकर ये कैसे हो गए? दंत है। ये कैसे हो गए हिंदी में आकर? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वत्स थे और हिंदी में आकर ये कैसे हो गए? दंत। एक मिनट, ठीक है। अब दिख तो रहा है ना? चलो एक बार फिर लिख दूंगा आपके लिए, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये कैसे थे? हमारे दोस्तानी वर्ड थे। ये कंठ से भी बोले जा रहे थे और नाक से भी बोले
जा रहे थे, यानी सब दो दो जगह से बोले जा रहे हैं। कंठ प्लस नाक, अपन अगर इसको लिखे ऐसे तो क्या हो जाएगा, कंठ प्लस नासिक, ऐसे लिख लेते। इन सभी को क्या लिख लेते हैं पहले तो, नासिक, नासिक के, ठीक है ना। ये सब किससे बोले जाएंगे, नाक से बोले जाएंगे। प्लस इनको अगर स्पेशल देखा जाए तो ये किससे बोला जाएगा, कंठ से। ये किससे बोला जाएगा, तालु से। ये किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। किससे, मूर्धा से। और ये किससे बोला जाएगा, आपका दंत, दंत्य। और ये किससे, आपका ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये दो स्थानीय वर्ड हो गए। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो सरलनम, ये कैसे थे हमारे संस्कृत भाषा में, वत्सर्य थे, लेकिन व्यंजन थे, हिंदी में आकर कैसे हो गए, दंत्य हो गए। कैसे हो गए दोस्तों, दंत्य हो गए। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि बताइए सरल कैसे व्यंजन है, तो हमें क्या लगाना है, पहला यही लगाना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या लगाना है, सेकंड नंबर पे हमें दंत्य लगाना है। पहला कौन सा लगाना है हमें, ये वाला। पहला तो हमें ये लगाना है वत्सर, और दूसरे वाला क्या लगाना है, हमें दंत्य लगाना है। लेकिन एक बात और, जो न वर्ड है ना, ये कैसा है, त्रिस्थानीय वर्ड है। कैसा है, त्रिस्थानीय वर्ड है, ठीक है। तीन स्थानों से बोला जाता है। संस्कृत में ये कैसा है, वत्सर्य, ठीक है। हिंदी में कैसा है, ये दंत्य है। और अगर पंचम वर्ण के स्थान पर देखा जाए तो ये कैसा है, मूर्धन्य। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से त्रिस्थानीय वर्ण कौन सा है, या ऐसा वर्ण बताइए जो तीन स्थानों से या तीन जगहों से बोला जाता हो, तो वो कौन सा है हमारा, न वर्ण। कौन सा है, न। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप पूछ सकते हो। आगे देखें तो नाद, गूंज, झंकार या झंकृत, कंपन, घोषत्व, यानी किस किस के आधार पर, तो नाद, नाद का मतलब होता है गूंज होना, आवाज होना। गूंज, झंकार, यानी जब हम किसी का उच्चारण करते तो हमारा जो गला है उसमें क्या हो, झंकृत हो जाए, कंपन हो जाए। या घोष का मतलब भी होता है कि आवाज होना, ठीक है ना। तो नाद, गूंज, झंकार, झंकृत या कंपन, घोषित के आधार पर वर्ण कितने भेदों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। नंबर एक, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण का अर्थ क्या होता है, अ प्लस घोष। क्या होगा, अ प्लस घोष। अघोष का अर्थ क्या हुआ, कंपन नहीं। अ का मतलब क्या होता है, यदि देखा जाए अपन तो क्या होता है, नहीं। क्या होता है, नहीं। और घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन, ठीक है ना। तो अघोष वर्ण का अर्थ क्या हुआ, अघोष शब्द का, जिसमें क्या है, कंपन नहीं है, जिसमें क्या आवाज नहीं है, झंकार नहीं है, गूंज नहीं है, नाद नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। बे वर्ण, परिभाषा क्या है, बे वर्ण जिनके उच्चारण में, बे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र का, स्वर तंत्र का में कंपन नहीं होता है या बहुत कम कंपन होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं हमारे, तो वे वर्ण हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, देखिए ये लिखा है आपके सामने ट्रिक के रूप में, देखिए तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म, पहला और तीसरा वर्ण और कैसे ऊष्म व्यंजन, ये कैसे होते हैं, हमारे अघोष वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13। जैसे क का क्या होगा, क और ख, क्या हो जाएगा, इधर में लिखते हैं तो क और ख। च का क्या, छ, और ट का क्या हो जाएगा, ट और ठ, ठीक है।
प का क्या होगा, प त और प और फ, ये क्या हो जाएंगे हमारे सभी के सभी कैसे वर्ड है, अघोष वर्ड है। कैसे कैसे, अघोष वर्ड। और इसमें कौन से है, तो कितने हो गए ये 10। 13 संख्या क्यों इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, ह को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है, ह को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन से बचे हमारे, य र ल व, कौन से बचे, य र ल और सॉरी श श श श श और श, ये हमारे बचे। तो कितने हो गए, 5 वर्ग गए, तो कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 3 13। तो टोटल कितने वर्ड हो गए हमारे, 13। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए अघोष वर्ड की संख्या कितनी है, 13। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड कैसा होता है, हमारा अघोष होता है। और यू का मतलब क्या है हमारा, ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन। क्या, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे सभी के सभी अघोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं हमारे दोस्तों, अघोष वर्ण। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, सघोष वर्ण। सघोष वर्ण, सघोष वर्ण या घोष वर्ण। तो सघोष का अर्थ क्या होता है, तो स प्लस घोष, यानी जिस जो कंपन के साथ हो या जिसमें कंपन हो, वे वर्ण क्या कहलाएंगे हमारे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण कहलाएंगे। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, वे वर्ण क्या कहलाएंगे दोस्तों, सघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सघोष वर्ण। तो ये क्या ट्रिक के रूप में ही इसको याद रखना, क्या है, ट्रिकी मानना। 1 2 यू ए जी और बराबर 13, ये फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो कि पहला दूसरा उस व्यंजन, ए जी का मतलब अघोष वर्ण, और कितने हमारे 13। बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, ये वाला। तो इसकी ट्रिक क्या है, क्या है ये ट्रिक, तो 3 4 5, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और ए का मतलब क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और प्लस में क्या है हमारा, हाँ, ये कैसा है हमारा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, जी का मतलब क्या हो गया, घोष वर्ण। कैसा हो गया, घोष वर्ण। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 20। अगर आपसे पूछा जाए केवल और केवल व्यंजनों के बारे में, तो हम क्या बताएंगे, 20। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए सभी स्वर या निम्न में से किसी भी स्वर को दे दिया जाए और पूछे ये वर्ण कैसा है, घोष या अघोष, तो जो सभी स्वर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत, कैसे वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आगे की क्लास अपन कल देखेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी हम देखेंगे प्राणत्व या श्वास या वायु निष्कासन के आधार पर, मतलब जिसको अपन को बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, इनको हम देखेंगे। तो आगे देखना, तो कहना है कि मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। यदि पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें, वरना आपके दिल से और हमारे दिल से यही आवाज निकलेगी क्या, कि क्यों बनाती हो तुम ये रेत के महल, क्यों बनाती हो तुम ये रेत के महल, एक दिन खुद ही मिटाओगी। आज तो कहते हो तुम हमें अपना, आज तो कहते हो तुम हमें अपना, कल पिताजी के कहने पर हमें भूल जाओगी। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें यूपीएसआई की क्या लेना है, वर्दी लगाकर ही आना है। ये ठान लो, जिसने ठाना है उसने करके दिखाया है। यानी कहा गया है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। यदि मन ने आप लिखने के लिए ठाना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ठीक है ना। अभी आएंगे आकाश सर जो आपको जीएस की क्लास देंगे। जय हिंद दोस्तों।